बीपीएससी, दरोगा, बैंकिंग, एसएससी की तैयारी करवाते हैं लोगों को और खुद भी करते हैं। बताइए कि अभय सर का पढ़ाने का जो तरीका है खान सर की तरफ मैच करता है, मतलब कैसा पढ़ाते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं। दिल के पिंजरा में मैना रखे हुए हैं, बाबू सोना जानू कहने में व्यस्त है। अपने बदौलत, अपने टैलेंट के बदौलत, अपने किए हुए संघर्ष के बदौलत शिक्षा के क्षेत्र में साम्राज्य खड़ा किए हुए हैं। मैं खुद भी कम फीस में पढ़ाऊंगा और आपको भी कम फीस में ही पढ़ाना पड़ेगा। आपकी लाइफ में कुछ एम है, गोल है, उसके लिए है। तो मैंने तनहा बैठ कर क्यों देखता है अपनी हाथ की लकीरों को, उठ मेहनत कर, खड़ा कर और बदल दे अपनी तकदीरों को। नमस्कार, मैं सोनू यादव टाइगर, आप सभी का सच्चाई न्यूज में स्वागत है। आज हम एमएस एकेडमी के डायरेक्टर अभय सर से मिलना है, जो कि बीपीएससी, दरोगा, बैंकिंग, एसएससी की तैयारी करवाते हैं लोगों को और खुद भी करते हैं। तो उस अभय सर से मिलते हैं कि बात करते हैं उससे, उसके स्टूडेंट से बात करेंगे, उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं। किस तरह उसके पढ़ाने का तरीका है, इतने कम फीस में किस तरह किस पर्पज़ से ये कोचिंग सेंटर खोले हैं, आइए मिलते हैं। आज हम मिलाने जाने वाले हैं किसान परिवार में जन्मा एक नौजवान से जिस उम्र में अपने बाप के दौलत पर ऐश मौज करते हैं, अपने बाप का कमाया हुआ पैसा लुटाते हैं। दिल के पिंजरा में मैना रखे हुए हैं, बाबू सोना जानू कहने में व्यस्त है। उसी उम्र के एक नौजवान है जो अपने बदौलत, अपने टैलेंट के बदौलत, अपने किए हुए संघर्ष के बदौलत शिक्षा के क्षेत्र में साम्राज्य खड़ा किए हुए हैं। हम वही नौजवान की बात कर रहे हैं, हम वही उस उगता हुआ सूरज की बात कर रहे हैं जो बढ़ते बेरोजगारी और महंगाई के मद्देनजर रखते हुए वैसे लोग जो अपने आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, वैसे नौजवान साथियों अपने बहने को कम फी में अपने साथ सही मार्गदर्शन दिलाने का काम कर रहे हैं। अपने जो मंजिल से भटक गए हैं उसको अपने साथ सही रास्ता पर दिखाने का काम कर रहे हैं और साथ ही ज़िंदगी में संघर्ष के साथ मोटिवेट भी करते हैं। तो उगता हुआ सूरज कहे तो वो भी सही है। तो उम्र बचपन की है और काम 55 की है। तो हम मिलाने जा रहे हैं अभय सर से, एमएस एकेडमी के डायरेक्टर हैं। तो नमस्कार सर। थैंक यू सोनू, आपको और आपके सब्सक्राइबर को थैंक यू सो मच वीडियो को वॉचिंग करने के लिए और आपको ये सच्चाई दिखाने के लिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं अभी और बैकग्राउंड स्तर पे कितना काम किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले से मेरा सवाल है कि आप बताइए कि एमएस एकेडमी आपका कोचिंग का नाम है, इसके पीछे कारण क्या है? आप अपने कोचिंग का एमएस एकेडमी क्यों रखते हैं? सर देखिए, एमर्स एकेडमी नाम रखने के पीछे मेन रीज़न ये है ना कि जैसे स्टार्टिंग से ही मन में था कि अगर मौका मिले, मतलब जॉब ना हो तो एक कोचिंग खोला जाएगा और कोचिंग की जो नाम रखी जाएगी वो इस आधार पर रखी जाएगी कि कुछ मतलब नाम से ही एक मोटिवेशन वाला फीलिंग है। तो मतलब मैंने सोचा कि अगर कुछ एमर्स एकेडमी नाम रखें तो इसमें एक दिखने से लग रहा है कि ये जो एकेडमी है वो एमर्स के लिए है, मतलब जिसके मन में कुछ एम है, जिसके लाइफ में कुछ एम है, गोल है, उसके लिए है। तो मैंने उसी आधार पे क्या किया, मतलब अपने कोचिंग का नाम एमर्स एकेडमी रखा। इसका मेनली रीजन यह था कि एक मतलब नाम में मुझे मोटिवेशन ढूंढना था कि नाम कोई मतलब पढ़े या नाम कोई जब हमसे पूछे कि ये नाम क्यों रखे तो हम बता सके गर्व के साथ कि भाई ये एम जिसके मन में है उसके लिए है। ये फालतू लोगों के लिए नहीं है कि कोई भी आ गए, क्लास आए नहीं आए, छोड़ दिए, पढ़ने आ रहे हैं, उस स्तर का। या मेनली क्या है कि आपके मन में एम है, गोल है, आइए पढ़िए, आप मेहनत करिए, हम आपको मार्गदर्शन करेंगे और आपको सफल बनाएंगे। और दूसरा सवाल है सर कि यहाँ शिक्षा एक पैसा कमाने का एक माध्यम है, उसी तरह आप 100 से 150 रुपया के महीना के कम फी में लोगों को अच्छी शिक्षा देते हैं। मतलब कैसे हो जाता है, क्या मोटिवेशन, क्या उद्देश्य है आपका, बताइए। सर देखिए, ये बात रहा फीस का ना, तो मैं आपको बता दूं कि इतना कम फीस में जैसे कि 100-150 रुपये महीना लेकर के पढ़ाने का जो मेनली मेरा उद्देश्य रहा वो उद्देश्य दो रहा। पहला कि इस एरिया का मतलब खासपुर, शाहपुर, मतलब मनेर से लेकर दानापुर के जितने भी बच्चे हैं जो मतलब एक मतलब ऐसे फैमिली से आते हैं जो मतलब उतना एफोर्ड नहीं कर पाते हैं मतलब पेमेंट को, तो वैसे बच्चे मतलब कोई एक भी बच्चा पैसे के कारण शिक्षा से दूर नहीं हो पाए। कई बार ऐसा होता है कि 12th तक फैमिली की भी जिम्मेवारी होती है कि वो क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, और 12th के बाद कहीं ना कहीं देखने को मिलता है इस एरिया में कि उस तरह के फैमिली एफोर्ट नहीं लगा पाता है अपने बच्चों के प्रति। तो और उसमें एक सबसे बड़ी जो बाधा आती है वो बाधा आती है पेमेंट की। तो हमने सोचा कि अगर बाय द वे पेमेंट इतना कम रखा जाए कि फैमिली को प्रॉब्लम ही ना हो पेमेंट देने में, तब क्या हो, अधिकतम से अधिकतम बच्चे पढ़ पाएंगे और सफल हो पाएंगे। तो मेनली पहला उद्देश्य क्या था कि कोई एक भी बच्चा फीस के कारण क्या हो, वो मतलब शिक्षा से वंचित ना रहे। दूसरा एक उद्देश्य ये भी था कि जो एक ये व्यापार बन चुका है शिक्षा, मतलब आपको पढ़ाने आ नहीं रहा है, आप थोड़ा सा अच्छे पढ़ा लेते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एक बड़े अमाउंट में पैसे ले रहे हैं, आप बार बार बच्चों को मतलब एक मतलब
उनको टोक रहे हैं पैसे के लिए कि आप फीस जमा करिए, ये करिए, तो उनको भी मुझे एक सूचना देना था कि देखिए ये सब इस एरिया में नहीं चलेगा। जब तक मैं यहाँ पर हूँ ये हो नहीं सकता है, मैं खुद भी कम फीस में पढ़ाऊंगा और आपको भी कम फीस में ही पढ़ाना पड़ेगा। आप शिक्षा को व्यापार नहीं बना सकते हैं। यही मेरा मिलने का था 2 उद्देश्य था। और दूसरी तरफ सर, आप एक छात्र होने के नाते आपने बहुत सारे एग्जाम भी कर चुके हैं, तो उसके नाते बताइए कि यदि कोई स्टूडेंट कोई पढ़ता है तो क्यों पढ़ता है, और नहीं पढ़ता तो क्यों पढ़ता है? 2 भाई बहन, एक पढ़ता है एक नहीं पढ़ता, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए भाई बहन से मतलब नहीं है। कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है उसका सीधा मतलब यह है कि वो समाज में जो पड़ोसी के द्वारा टिप्पणी किया जा रहा है उसके परिवार के ऊपर, उस टिप्पणी को वो महसूस कर रहा है। जो मतलब घर की स्थिति है, खराब स्थिति, उस खराब स्थिति को वो महसूस कर रहा है। वो अपनी जिम्मेवारियों को समझ रहा है, उसे अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। जो बच्चा पढ़ रहा है उसके मन में केवल यही सारा ख्याल घूमता रहता है, कोई पड़ोसी मुझे क्यों ताना दे रहा है, मेरे पापा आज भी फटे चप्पल पहन करके, टूटे चप्पल पहन करके घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, मेरी मम्मी आज भी अपने लिए कपड़ा नहीं खरीदती है, मेरे लिए कॉपी कलम ला करके देती है, क्यों दे रही है। तो जो पढ़ता है उसके लिए चारों तरफ एक जो माहौल होता है ना, वो ऐसा ही होता है। और आपने कहा कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, लेकिन नहीं पढ़ने वाले के पीछे एकमात्र रीजन क्या है, वो जिम्मेवारी को नहीं समझ पाता है, वो पड़ोसी के उस ताने को नहीं समझ पा रहा है जो परिवार के ऊपर टिप्पणी किया जा रहा है, वो अपने दोस्तों के उस ताने को नहीं समझा जा रहा है जो उसके ऊपर किया जा रहा है, वो आसपास के जो लोग उसके परिवार के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं उसको नहीं समझ पा रहा है, उसके घर में जो स्थिति है, जैसे किसी घर में किसी को बहन ब्याहना है, किसी को घर बनाना है, किसी को गाड़ी लेना है, वो उस माहौल में नहीं पढ़ रहा है, वो जिम्मेवारी को समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिर मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो भटका हुआ है अभी। और ऐसा नहीं देखिए, कोई बच्चा ऐसा दुनिया में कोई नहीं बच्चा है जिसको पढ़ने का मन नहीं करता हो। हर बच्चा पढ़ने वाला होता है, हर बच्चे का पढ़ने का मन भी करता है, लेकिन रीजन क्या होता है ना, कोई अच्छा गाइडलाइन करने वाला नहीं होता है। और बात रहा पढ़ने वालों का, तो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो खुद से बी पॉजिटिव रहते हैं। कि बी पॉजिटिव रहने का भी सेंस ये है ना कि गाँव के जो लोग हैं वो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो मतलब कम मतलब आय वाले फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब उनका जो इनकम है, रिसोर्स है, वो काफ़ी मतलब कम है, या मतलब उतना अधिक नहीं है कि वो क्या कर सके, मतलब अपने सारे सुविधाओं को मतलब फुलफिल कर सके। तब वो क्या करते हैं, उस माहौल को समझते हैं, उस बात को समझते हैं कि भाई हमें क्या करना है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, खुद के सपनों को पूरा करना है। मैं जैसे बिहार बोर्ड में, मैं जैसे मतलब साइकिल पे जाकर के, पैदल जाकर के मैंने पढ़ाई किया, मेरे बच्चे उस तरह से नहीं पढ़ाई कर पाए। मैंने जो एक पैसे के तंगी के कारण उस स्तर पे शिक्षा को नहीं अचीव कर पाया, बेसिक शिक्षा को, 10-12 को, उस तरह से मेरे बच्चे वैसा नहीं कर पाए। जो मैंने स्ट्रगल देखा है वो स्ट्रगल मेरे बच्चे नहीं देख पाए। ये माहौल एक रहता है ना, तो बच्चा क्या करता है, पढ़ता है। और नहीं पढ़ने वाले का सब पूछना ही नहीं है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरे घर पे टिप्पणी किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। हाँ, लेकिन मैं सर चैलेंज कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसा बच्चा भी हम लोगों के पास पढ़ने आता है, जितना हम लोग बढ़िया एक गाइडलाइन देने का काम करते हैं, हर बच्चा सर यहाँ आकर के पढ़ेगा। सही बात है सर। तो जैसा कि सर एक आपका जो वो तो ठीक है, आपका कोचिंग का सबसे अच्छा लगा हमको कि सर पता चला डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बच्चे से, आपके बच्चे से हम पूछा है, तो आप बताइए कि इतना सारा बच्चा को कैसे हैंडल कर लेते हैं? देखिए बात, जब मैंने कोचिंग खोला था ना, मतलब ये जब मैंने अपना एमर्स अकेडमी में स्थापित किया, उसमें मैंने सोच लिया था कि यहाँ पर एक बच्चा पढ़े या ना पढ़े, मतलब बच्चा पढ़े ना पढ़े, कम बच्चा है, मतलब ना ही बच्चा है वो भी सही है, लेकिन डिसिप्लिन के मामले में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा है यहीं अगल बगल में, या मतलब जहाँ पर मैं क्लास करने जाता हूँ वहाँ कोचिंग में, कि लड़के लड़की आपस में बात कर रही हैं, वो लोग मतलब टीचर पढ़ा रहा है, पीछे लड़का बात कर रहा है, सामने में लड़की बात कर रही है। हम लोग के क्लासरूम में आप कभी बात भी कर लीजिएगा बच्चों से जाते समय, मैं कहना चाहूँगा आपको कि बात कर लीजिएगा। आप कभी ऐसा नहीं देख सकते हैं मेरे क्लासरूम में, आप बच्चों से पूछ लीजिएगा कि बच्चा 1-2 बात कर रहा है, कभी भी बात नहीं कर सकता है। दूसरा, मैंने क्या कर रखा है कि जैसे क्लास वो बंद होता है, मतलब छुट्टी होता है, तो पहले मतलब लड़के निकल जाते हैं, जब 5 मिनट बाद जब पूरा रास्ता क्लियर हो जाता है, मतलब सामने वाला, तब क्या होता है, यहाँ से मेरी बहन मतलब कि लड़कियाँ सब निकलती हैं। तो मैंने ये मेंटेन करके रखा है। देखिए मेरा उद्देश्य एक ही है कि मेरा कोई एक व्यक्ति मेरे ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि ये टीचर ऐसा है या ये टीचर गलत है। उसके लिए मैं हर स्तर पे तैयारी करता हूँ। मैं पर डे घर पे सोचता हूँ कि मैं कितना बेस्ट दे सकता हूँ कोचिंग के लिए, और उसी बेस्ट में बेस्ट आता है डिसिप्लिन का, इसलिए मैं डिसिप्लिन काफ़ी अच्छे से रखता हूँ। आप मेरे भी क्लासरूम में जाइए, कोई एक बच्चा नहीं दिखेगा जो बाल खड़ा किए हुए है, जो दाढ़ी वाड़ी सेट किए हुए है, हाँ, जो कंठी माला ये सब पहने हुए। मैं वैसे बच्चों को नहीं पढ़ाता, मैं पहले दिन ही क्लियर कर देता हूँ कि बाबू आप क्लास करने नहीं आइए, आप यहाँ से निकल जाइए। लड़की भी आपको दिखेंगी तो कोई ऐसी लड़की आपको नहीं दिखाई देगी जो वहाँ पर अपनी संस्कृति सभ्यताओं को भूल चुकी है। सारी लड़कियां मतलब जैसे घर की लड़की होती है वैसे आपको दिखाई देगी। हमने सर सोच लिया है कि कुछ मैं 2 बच्चा पढ़ाऊं, मेरे पास लड़की पढ़े या ना पढ़े, लड़का पढ़े या ना पढ़े, लेकिन मेरे ऊपर टिप्पणी नहीं होना चाहिए, और ना ही मेरे क्लासरूम में ऐसा कुछ होना चाहिए जिसके कारण से क्या होता है, कोचिंग का परफॉर्मेंस और बिहेवियर खराब होता है। यही बात है सर। सर वो तो ठीक है सर।
आपके पढ़ाने का जो तरीका है, लोगों ने, बच्चों ने कहा कि खान सर की तरह से एकदम मैच करता है और उसी तरह से मोटिवेट भी लोगों को करते हैं, ऐसा उत्साहित करते हैं जैसे वो पढ़ने पर विवश हो जाए। देखिए इसके तो पीछे मैं प्रणाम करता हूं खान सर को, वो एक बहुत बड़े फैकल्टी हैं। देखिए सर, क्या है ना कि दो चीज़ों की कभी तुलना नहीं होती। एक होती है किताबें और दूसरे होते हैं शिक्षक है। आप कभी भी दो किताबों की तुलना नहीं कर सकते कि ल्यूसेंट सही है या क्राउन सही है, घटना चक्र सही है या कोई और दूसरा फैकल्टी का दूसरा पब्लिकेशन का किताब सही है। वैसे ही शिक्षक का भी है। आप दो शिक्षक की तुलना कभी नहीं कर सकते हैं कि खान सर से आपका तुलना किया जा रहा है तो खान सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे। वो उनको पढ़ाने का तरीका एक मतलब सही है, वो अपने वे में पढ़ाते हैं। मेरा अपना पढ़ाने का तरीका है, मैं अपने वे में पढ़ाता हूँ। हाँ, लेकिन एक हम दोनों में कॉमन है कि वो भी थोड़ा बीच बीच में कॉमेडी करके पढ़ाते हैं, उसी तरह कॉमेडी करके पढ़ाता हूँ ये। लेकिन बात रही से तुलना की, तो मैंने बताया कि भाई किताबों की और शिक्षकों की कभी तुलना नहीं होती है। मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि जितने बड़े काम कर रहे हैं हम लोग इंस्पायर हैं उन्हीं से, और हमको पता है कि ये वो जो कर रहे हैं वो जमीनी स्तर पे एक नहीं हो पा रहा है। मतलब बच्चे जो 12th पास कर रहे हैं वो बच्चे यूट्यूब से पढ़कर उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जितना मतलब चाहिए उनको। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले 12th पास के लिए स्पेशल हम लोग एक बैच लाते हैं हर साल। 12th का एग्जाम, अभी भी एग्जाम होगा 12th का, हम लोग एक बैच लाएंगे। और उस बैच में क्या किया जाएगा, मतलब उस बैच में क्या होगा, 12th पास के जो फ्रेश बच्चे हैं जो 12th पास करके आए हैं वो इसमें भाग लेते हैं। और हम क्या करते हैं, उनको बस एक काबिल बना देते हैं। थोड़ा सा बेसिक थोड़ा पढ़ा दिया, थोड़ा सा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस का ज्ञान दे दिया कि अब वो क्या कर सके, घर पर भी पढ़ के मतलब यूट्यूब से या मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो पढ़ सके कि उनको उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं। क्योंकि सर देखिए क्या है ना कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन देखने में सही लगता है। आज आपको जब दिखाई देंगे मार्केट में तो मैक्सिमम बच्चा सब्सक्रिप्शन लिया रहेगा हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का। जब उनसे लेकर आप क्वेश्चन पूछिएगा ना तो वो नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ वो डाउट क्लियर नहीं हो पाता है ऑनलाइन पे पहली बार में। हाँ, कोई बच्चा पहले से कुछ उसका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी सब्जेक्ट है अगर थोड़ा सा ठीक है तो वो समझ पाएगा और वो अच्छे से हैंडल कर भी पाएगा। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा है वो उसके लिए मतलब मुझे लगता है कि हम लोग अभी बेस्ट है। हम लोग के पास पहले आकर के हम हैं, अगल बगल में और कई सारे कोचिंग संस्थान है, वहाँ पर जाकर पहले वो पढ़े और पढ़ने के बाद वो क्या करें, मतलब उसके बाद ऑनलाइन पे आए, तब उनको ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप बताइए कि इस उम्र में, उम्र बचपन की और काम 55 की कर रहे हैं, इस उम्र में, आपकी उम्र में नौजवान सब अपने मंजिल से भटक जाता है, मतलब क्या मोटिवेशन है इसके पीछे सर? ये उम्र में इतना कुछ कर गया, क्या क्या कर, उम्र मायने नहीं। नौजवानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए मैं आपने जैसे बताया नहीं कि क्या सर कम उम्र में, देखिए सर उम्र मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आपकी समझदारी। आप जितने कम उम्र में समझदार होइएगा उतना क्या होइएगा, आप ज़्यादा अपने कर्तव्यों को अच्छे से निर्वहन करिएगा। बात रहा युवाओं को क्या सलाह दीजिएगा, तो देखिए अगर उम्र बाय द वे आपकी 18, 19, 20, 21, 22 साल की है, हमारे यहाँ एक कहावत है कि जवानी में घून लग जाए, हमारे यहाँ कहावत होता है। तो अगर आप 18, 19, 20, 21, 22 साल के हैं और अगर आप अपने कर्तव्यों का, यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं अच्छे से, तो समझिए कि आपके जवानी में घून लग गया है और आपकी जवानी बेकार है। आप सर इतना पढ़ाई भी कर रहे हैं, अगर आपकी उम्र 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल है, आप 10 घंटे पढ़िए, आप 12 घंटे पढ़िए, 15 घंटे पढ़िए। आपके घर वाले अगर आपके हाथ पकड़ ले कि बाबू नहीं पढ़ो, सो जाओ, रात हो चुका है, सुबह में आपको कोई अगर दोस्त आपका उठाने आए तो घर वाले आप मना करने लगे आपके दोस्त को कि नहीं नहीं मैं नहीं डिस्टर्ब करूँ, मेरा बेटा 2 बजे तक सोया है पढ़ करके, उसको भी सोने दो, डिस्टर्ब नहीं करो। इस स्तर का ये होना चाहिए। और बात उम्र की, देखिए सर मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ पे उम्र का बात ही छोड़ दिया जाए सर। आप यहाँ पे जाइए इस एरिया में, मतलब हम लोग के गांव में, वहाँ पे आपको बूढ़े क्या दिखाई देंगे, ताश खेलते हुए दिखाई देंगे। और वो ऐसे बूढ़े नहीं हैं, ऐसे बूढ़े नहीं है, उनका फाइनेंशियली कंडीशन काफ़ी ठीक है, मतलब और वो मतलब अपने मतलब जब टाइम फ्री हो रहा है तब वो खेल रहे हैं। नहीं, वो अपनी जिम्मेवारियों को भूल करके, उनके घर की फाइनेंशियली स्थिति ठीक नहीं है, उनके बच्चे मतलब पैसे के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। तो बताइए उनकी उम्र ज़्यादा है कि नहीं है? लेकिन क्या वो समझदारी आ पाया? नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ क्या है, जिम्मेवारी। कोई बच्चे अगर 18 साल का, आप कोई मजदूर का बच्चा आप देखते होंगे सर, 10 साल का बच्चा ईट ढोता है, वो मेरे से भी ज़्यादा इंस्पायर्ड है और मेरे से भी ज़्यादा मोटिवेट है, क्योंकि वो जिम्मेवारी अभी से समझना चालू कर दिया है, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन अभी से करना चालू कर दिया है। यही सर बात है। मेरा आखिरी सवाल है सर, जिस माँ की बच्चे, मतलब जिस माँ जो है अपने बच्चे की तरक्की देखने के लिए, अपने बच्चे के सक्सेस देखने के लिए अपने लाइफ में वर्षों से आशा लगाए हुए बैठी है, और दूसरी तरफ आपकी माँ ब्रेन ट्यूमर के कारण ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है, तो फिर भी आप कोचिंग पढ़ा रहे हैं सर, तो इसके मतलब कैसे खुद को संभालते हैं, क्या इसके मोटिवेशन क्या सर, बताइए। सर देखिए सर, एक ये आपने जो क्वेश्चन पूछा, ये मतलब मैं डेली बता रहा हूँ कि मैंने, जैसे मैं क्लास में ही बोलता हूँ कि दुनिया में जो मतलब एक सर माँ जो होती है ना, मतलब सर मैं माँ के बारे में मेरे पास शब्द ही नहीं है। मतलब अगर आपका तबीयत खराब हो जाए तो एक माँ ही है जो 24 है ना हावर आपके साथ रहेगी।
आपका टॉयलेट को साफ करेगी, आप जो मतलब पोटी कर रहे हो उसको साफ करेगी। मतलब माँ का प्यार मतलब हर कोई आपको छोड़ सकता है, लेकिन माँ कभी नहीं छोड़ सकती है। इन द 24 आवर, इन द 7 डेज, इन द 30 डेज, इन द 365 डेज कभी नहीं माँ छोड़ सकती है। अभी सर मेरी माँ को ब्रेन ट्यूमर हुआ, अभी वो उनका ऑपरेशन, अभी वो होश में नहीं आ पाई हैं। और यही आप प्रश्न पूछ भी रहे हैं कि सर इस स्थिति में आप आकर क्लास ले रहे हैं। सर देखिए क्लास मेरी सर मम्मी का ही एक शब्द था, अभी आई थी वो यहीं पर कोचिंग में 1 महीने पहले, तो बता रही थी कि बेटा देखो अगर तुम कोचिंग पढ़ा रहे हो ना, और तुम इतना अच्छे से पढ़ाना कि जब हम इधर से गुजरे ना, या जब आपके घर वाले गुजरे, तो आपके घर वालों को एक प्राउड फीलिंग होना चाहिए, एक गर्व होना चाहिए कि नहीं मेरा घर का बंदा या मेरा बेटा क्या कर रहा है, इतने अच्छे से मतलब बच्चों को शिक्षा दे पा रहा है। सर ये उन्हें वो मतलब खुद ही चाहती थी कि तुम मतलब कोई भी काम करो। मेरी मम्मी एक और थी कि वो जॉब के लिए कभी ये नहीं कि तुम एयरफोर्स में जाओ ही जाओ, नेवी में जाओ ही जाओ। उन्होंने कहा कि तुम जो भी करो, तुम बहुत अच्छे मतलब मेहनती हो, तुम अच्छे से मतलब हर चीज़ को हैंडल कर पाते हो, तुम जो भी करो बेस्ट करो। और सर वही बेस्ट करने के चक्कर में क्या है सर, मैं यहाँ पे इस सिचुएशन में भी सर मैं क्या ही बताऊँ, पूरे दिन जाकर हॉस्पिटल में रहता हूँ, शाम में आता हूँ सर, तो शाम में मतलब मुझे खुद भी पढ़ना होता है, मैं शाम में खुद पढ़ता हूँ। फिर उस सिचुएशन में मैं सोता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे क्लास लेना होता है। फिर अभी मैं पढ़ाने के बाद हॉस्पिटल में जाऊँगा, फिर वहाँ से क्या होगा मतलब मैं वापस आऊँगा, तो फिर मुझे शाम में क्लास लेना है। ये क्या हो रहा है, ये दौर क्या हो रहा है, मतलब सर ऐसे ही चल रहा है। उसमें सर बस एक ही मतलब ये है कि मेरी माँ की जो एक सपना था ना सर, कि वो मतलब आप जो भी करो तो बेस्ट करो, मतलब अपने एरिया में, अपने सेक्टर में। जैसे मैं पढ़ा भी रहा हूँ तो मैं बेस्ट करूँ सर, वही बेस्ट करने के चक्कर में मैं क्या हूँ इस दौर से भी मतलब अच्छे से पढ़ा हूँ। तो सर मिला जुला के अपने नौजवानों को एक शायरी के तौर पर एक मोटिवेट बात बोल दीजिए सर। देखिए सर मैं शायरी के लिए मैं फेमस हूँ, लेकिन एक मेरा शायरी बहुत फेमस है कि तन्हा बैठ कर क्यों देखता है अपनी हाथ की लकीरों को, उठ मेहनत कर खड़ा कर और बदल दे अपनी तकदीरों को। सर ये मैंने कॉपी किया था कहीं गूगल से, लेकिन सर ये लाइन काफ़ी कुछ सिखाता है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो किस्मत के भरोसे, जैसे कोई आर्मी में छड़ गया, वो लड़का रो रहा है मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। कोई मेरिट में छड़ गया, मेरी तो किस्मत ही खराब। भाई किस्मत खराब नहीं है यार, मेहनत में कमी। कोई भी सही बात हो रहा है, कोई भी घटना हो रहा है तो आपके लिए सही हो रहा है, वो आप उसके काबिल नहीं हो सकते, उससे भी अच्छा लगे, लेकिन आप उसको पकड़ कर नहीं रख सकते हैं, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। सही बात है सर। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि मतलब आप क्या करिए, प्लीज़ कहीं भी पढ़िए लेकिन मन लगा के पढ़िए, वो चीज़ आप में दिखनी चाहिए, वो मोटिवेशन आप में दिखनी चाहिए कि नहीं आप क्या कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो नौजवान साथियों, मेरा जितना भी व्यूअर है, मैं सभी को यही मैं कहना चाहता हूँ कि आपने बचपन में कहावत सुना होगा कि उम्र बचपन की और काम 55 की, और जिस स्कूल में तू पढ़ता है उस स्कूल का मैं प्रिंसिपल हूँ। तो आज हमके ज़िंदगी में पहला बार हमारे उम्र के हैं और एक प्रिंसिपल के रूप में हमको देखने के मिल रहा है। तो उसी तरह सोनू यादव टाइगर सच्चाई न्यूज़ के स्वागत में हमेशा सच्चाई न्यूज़ मिलते रहेगा। इससे पहले सर आपके स्टूडेंट से इजाज़त चाहता हूँ कि कुछ प्रश्न पूछना। हाँ सर बिल्कुल सर, अब बात करिए। तो दोस्तों हम अभय सर के कोचिंग में आए कुछ बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि पढ़ाने का उसका तरीका जो होता है। सबसे पहले बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? सोनाली कुमारी। सोनाली कुमारी, उधर चल जाइए। बताइए कि अभय सर का पढ़ाने का जो तरीका है खान सर की तरफ मैच करता है, मतलब कैसा पढ़ाते हैं, हम ये पूछना चाहता हैं। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। ये सारे टीचर का जो होता है ना उसकी तरह से पढ़ाते हैं, और ये मोटिवेशनल ज़्यादा करते हैं ताकि बच्चा लोग को दिल पे लगे और उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ाई करे अपने माँ बाप को देखकर। ठीक है। और दूसरी सवाल, आपका क्या नाम हुआ? अनु कुमारी। अच्छा अनु कुमारी, आप बताइए कि इस एरिया में, पूरे एरिया में सबसे कम फीस में अभय सर जो पढ़ाते हैं, तो आपको कैसा लगता है कि मतलब हमारे लिए कुछ कर रहे हैं इस तरह से? सबसे कम फीस में पढ़ाते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और सभी बच्चों को मोटिवेशन करके पूरे अच्छे से ढंग से पढ़ाते हैं। और पता चला कि खान सर की, अभय सर के जो कोचिंग के बच्चा है 2 यह पढ़े हैं और आज दो सर्विस कर रहे हैं एसएससी में। बात सही है? हाँ ये सही है। अच्छा, और अब भाइयों से पूछते हैं कुछ। सर बताइए कि भाई आप बताना कि सर का कहना है कि जैसे लोग से हम पूछें कि अपने से उम्र के बच्चों को पीटते भी हैं। हाँ सही है? हाँ बात पीटते हैं भैया। क्यों पीटते हैं? नहीं पढ़ के आने पर, सुनाने पर पीटते हैं, बोलते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से कुछ छोटी सी बात है जो अपने नौजवान साथियों से पूछे हैं। तो सच्चाई न्यूज़ में जुड़े रहने के लिए मैं सबसे पहले तो मैं अभय सर को मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि कम फीस में नौजवान साथियों एवं बहनों को आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं। और साथ ही इसी तरह से ऐसे अगर एक तरफ कोचिंग के द्वारा जो पैसा कमाने के जो साधन है उनका पर्पस जो है पैसा कमाना नहीं है, अपने टैलेंट के बदौलत लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
तो इसी तरह सच्चाई न्यूज में स्वागत है। स्वागत के साथ हमेशा सच्चाई देखते रहे। जय हिंद जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। तो आप लोग शेयर कीजिए, दुलार कीजिए, प्यार कीजिए। जय हिंद जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।